एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो वहाँ इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में ये वॉइस क्या है और क्या है एक्टिव वॉइस और क्या है पैसिव वॉइस। देखिए, वाच्य हमको पढ़ने हैं और वाच्य में पहले हम कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य के बारे में जानते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, तो पहले तो हम इन दोनों के बारे में इस भाग में जानेंगे। देखिए, सामान्य से 2 तरफ सवाल दिए हैं। मैं वो यहाँ पर एक ही वाक्य को कहने के प्रकार, वाच्य मतलब वाक्य कथन का प्रकार, वाक्य को कहने का तरीका। तो तरीका जब हम बदल देते हैं, वाक्य को कहने का तरीका, देखिए एक ही वाक्य को 2 अलग अलग व्यक्ति कहते हैं। जैसे मोहन कथयति, मोहन कहता है और इधर वाले वाक्य में वो सोहन कहता है। अशोकः लेखम लिखति, अशोकः लेखम लिखति। अब सोहन इसी बात को जब कहेगा तो कहेगा अशोकेन लेखः लिख्यते। मोहन इस चित्र को देख के कह रहा है दिनेशः जनकम प्रणमति, लेकिन सोहन इसी वाक्य को कह रहा है दिनेशेन जनकः प्रणम्यते। सोहन इस चित्र को देखता है और कहता है अहम फलानी क्रीणामि, क्रीणामि खरीदता हूं, और मया फलानी क्रियन्ते। वाक्य को कहने का तरीका, बात को कहने का तरीका ही वाच्य है। अब जो मोहन ने वाक्य कहे हैं वो सारे कर्तृवाच्य में हैं और सोहन ने जो वाक्य कहे हैं वो कर्मवाच्य में हैं। देखिए आगे और वाक्य हैं। अम्बा ओदनम पचति, अम्बया ओदनम पच्यते। छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति, छात्रैः प्रार्थना क्रियते। महिला जलम आनयति, महिलाभिः जलम आनीयते। क्या अंतर है इन वाक्यों में? जबकि बात एक ही है, तो फिर जब बात एक ही है, भाव एक ही है, तो शब्द क्यों बदल गए? देखिए इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं ना, अशोकः लेखम लिखति, तो लेखम की जगह हम यहाँ पत्रम ले लें। मान लीजिए कि यहाँ पत्रम होता तो इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट कैसे करते? अशोक राइट्स अ लेटर, यही होता, अशोक राइट्स अ लेटर। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। और जब इसको पैसिव में लाते हैं, तो लेटर इज रिटन बाय अशोक। तो बात दोनों की एक ही है, दोनों का भाव एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। तो वही चीज यहाँ भी है। अशोकः लेखम लिखति और अशोकेन लेखः लिख्यते। पत्रम लिख्यते, अशोकः पत्रम लिखति। तो भाई अंग्रेजी का तो चलो हमें समझ में आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो नियम वही रहते हैं। यहाँ भी वही चीज है। देखिए जब हम बोलेंगे अ लेटर इज रिटन बाई अशोक, तो बाई अशोक मतलब के द्वारा, अशोक के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहीं पर ये कह दिया अशोकः लेखम लिखति, तो पहले तो हम कर्तृवाच्य को समझ लेते हैं जो हम हमेशा प्रयोग करते हुए आए। कर्तृवाच्य के कर्ता वाक्यों में होता क्या है? बोले एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। ये दोनों तो अनिवार्य पद हो गए। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, और कर्ता मतलब जो उस क्रिया को कर रहा है, ठीक है। और एक कर्म भी होता है, वो इच्छा के अनुसार होता है। तो कर्म में द्वितीया होती है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। कर्म में द्वितीया, कर्ता में प्रथमा। तो जो अभी तक हम वाक्य प्रयोग कर रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो सारे कर्तृवाच्य के थे। तो कर्तृवाच्य में सामान्य से वही नियम है। बोले क्रिया को करने वाला कर्ता हो जाता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये तो हमको पता ही था, और कर्म में द्वितीया होती है। इतना तक ठीक था। अब कहा कि तो फिर इसको कर्तृवाच्य हमने क्यों कह दिया? सीधा सीधा हम कह देते वाक्य है। तो कर्तृवाच्य इसलिए कहा कि इसमें जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित होती है। यानी अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी, कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी,
कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। यानी कि क्रिया पूरी निर्भर करती है कर्ता पर, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और बोले कर्म से कोई क्रिया पर फर्क पड़ता है? बोले कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले कर्म चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्रिया में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे देखिए इसी वाक्य को हम अशोका की जगह बालकः बोल के लिखें, बालकः लेखम लिखति, और जब कह दिया बहुत से बालक हो तो बालकाः लेखम लिखन्ति। अच्छा चलो ठीक है, बालक को बालक ही रहने दो, लेख की जगह हम बहुत से लेख कर दें, तो बालकः लेखानि लिखन्ति ऐसा कर दें, वो सॉरी बालकः लेखान लिखन्ति कर दें, बोले गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्म आपने बहुवचन कर दिया, तो कर्म के आधार पर हम क्रिया नहीं बदल सकते हैं। तो जब कर्ता बहुवचन में होगा तभी क्रिया बहुवचन में आएगी, कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया एक वचन में रहेगी। ये कर्तृवाच्य का नियम है। तो अब जब नाम से हमने कर्तृवाच्य जान लिया, यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता किसकी होगी? कहा कर्ता की। तो एक चीज याद रखिए, जो प्रधान है वो किस में आता है? प्रथमा में। 3 वाच्य हम पढ़ेंगे और तीनों में ये नियम लागू होगा कि प्रधान जो भी होगा वो प्रथमा में आएगा। 2 वाक्य इन दोनों में तो विशेषतः लागू होना ही है, तीसरे की हम बाद में बात करेंगे, वो अलग से थोड़ा सा चलता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इतनी चीज समझ में आ गई। प्रधान का मतलब क्रिया से संबंध सीधा होता है, इसके बदलने से क्रिया बदलती है, बाकी किसी से बदलने से फर्क नहीं पड़ता। और जो प्रधान है वो प्रथमा में है, हमने ऐसी पहचान कर ली। तो कर्मवाच्य नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर क्या होना है। तो बोले जो यहाँ हम कर्ता को ट्रीट कर रहे थे वही ट्रीट यहाँ हम कर्म को करेंगे। कर्म यहाँ प्रधान हो जाएगा, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, कर्म यदि बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी। तो बोले कर्ता है, जैसे वहां कह दिया था कि कर्म रहे, कर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर यहाँ भी कह दिया बोले क्रिया पर कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्ता एक वचन रहे बहुवचन रहे कोई मतलब नहीं है। कर्म एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन आएगी, कर्म बहुवचन होगा तो क्रिया बहुवचन होगी। देखिए चार्ट बनाया, यह कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और प्रधान है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में आ गया। क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी? बोले कर्ता के अनुसार। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो गया तो कर्ता कैसा हो गया? बोले मुख्य हो गया। और कर्म यहाँ द्वितीया में होता है, ये तो स्पष्ट है ही। तो इस वाक्य का नाम हमने क्या रखा? बोले कर्तृवाच्यम। ठीक है, कर्मवाच्य में आते हैं तो क्रिया कैसी होगी? बोले कर्म के अनुसार होगी। तो कर्म कैसा हो गया? मुख्य हो गया। तो जो मुख्य होता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। तो कर्म मुख्य है तो कर्म में प्रथमा। तो बोले कि चलिए आपने प्रथमा ले तो ली, तो फिर कर्ता को हम कहाँ ले जाएं? द्वितीया में लाएंगे क्या? बोले नहीं, कर्ता को ले आइए तृतीया में, जो आपने अभी बताया था, अ लेटर इज रिटन बाई अशोक। तो बाई अशोक के द्वारा, तो वही तृतीया में आ जाएगा। तो जब कर्म मुख्य हो गया, कर्म में प्रथमा हो गई, तो ये कौन सा वाच्य कहलाएगा? बोले कर्मवाच्य। देखिए एक लाइन में लिख दिया, जब क्रिया के द्वारा कर्ता का बोध होता है, क्रिया से ही कर्ता का पता चलता है, तब कर्तृवाच्य होता है। और जब क्रिया के द्वारा कर्म का बोध होता है तो कर्मवाच्य कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आई? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों अलग अलग हैं, और अंतर क्या है? कर्तृवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। तो ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की बात अभी हम यहीं रोक लेते हैं 2 मिनट के लिए। इतनी समझ में आ गई तो पहले हम धातु को समझ लेते हैं। धातु क्या होती है? तो धातु, जैसा आपको बताया था, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पठति का मूल रूप क्या है? पठ। तो पठ धातु के रूप हम पढ़ते हैं, गम धातु के रूप पढ़ते हैं, चल धातु के रूप पढ़ते हैं। तो धातु
अब धातु दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक धातु और एक अकर्मक धातु। अभी धातु को समझने के लिए वाच्य को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें अलग अलग अभी हम बता रहे हैं। तो धातु एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। तो भाई सकर्मक और अकर्मक में अंतर क्या है? बोले देखो, कर्मक में से कर्म ले लो, कर्मक मतलब कर्म वाला या कर्म वाली, और अकर्मक में भी कर्मक ले लो, कर्म वाला। तो कहा जब स उपसर्ग लग जाता है तो कर्मणः सहितम सकर्मकम, कर्म के साथ वाला। सकर्मक धातु मतलब जिसके साथ में कर्म जुड़ा हो। देखो, यस्य धातु हो कर्म भवति, जिस धातु का कोई कर्म होता है वह धातु सकर्मक कही जाती है। तो फिर अकर्मक क्या है? बोले जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक होती है। कर्म क्या है ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने विभक्तियां पढ़ी थी। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वह कर्म होता है। तो देखिए, अहम फलानि क्रीणामि, मैं फल खरीदता हूं। क्या खरीद रहा हूं? फल। हिंदी में जब हम बात करें तो क्या प्रश्न कर सकते हैं? क्या शब्द लगा करके जब हम प्रश्न करेंगे तो कर्म सामने आ जाता है। अहम फलानि क्रीणामि, मैं फल खरीदता हूं। क्या खरीद रहे हैं? तो कहा फल, तो ये फल हो गया कर्म। लेकिन अहम हसामि, मैं हंसता हूं, तो इसमें प्रश्न बन सकता है क्या हंसते हो? इसका कोई कर्म हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है, तो ये अकर्मक हो गई। ये समझ में आया कि जिसमें कर्म हो वह सकर्मक होती है और जिसमें कर्म न हो वह अकर्मक होती है। तो सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की धातुएं होती हैं हमारी। इसी प्रकार कुछ धातु सकर्मक होती हैं और कुछ अकर्मक होती हैं।